हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रतिम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आज हम सम बेसिक इन कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। कौन सा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक? सम बेसिक इन कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। डरने से हमारा होता ही नहीं है, हमारे क्वेश्चंस ही नहीं निकलते, हमारे पता ही नहीं है, हमें टाइम टेकिंग लेता है। तो वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जो होता है वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट कि जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे उसका बैकबोन जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को डर लगता है ना मोल कॉन्सेप्ट से कि मोल कॉन्सेप्ट के तो क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट तो हमने छोड़ ही दिया है चैप्टर। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको मोल कॉन्सेप्ट छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ कि आज तक आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी है तो पूरा ब्रेन में फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं जो क्वेश्चन आज कराने वाली हूँ ना, कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी, आपका नीट का एग्जाम हो, आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो, आपका एम्स का एग्जाम हो, आपका सीयूईटी का एग्जाम हो। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बीएससी कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, जो आगे टीचर के लिए एग्जाम होता है ना केमिस्ट्री के बेसिस पर जो होता है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। कई सारी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स भी कर ली हैं और वो केमिस्ट्री के लेवल पर बनना चाहते हैं टीचर, तो उसमें भी इस केमिस्ट्री का बहुत यूज आएगा। तो आज मैं जो ये टॉपिक कराने वाली हूँ ना, ये पहली बात तो बैकबोन है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का और बेस है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर ये समझ गए तो जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, जितने भी आपको डर लगता है ना चैप्टरों से, सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम हमें तो समझ में ही नहीं आया आज तक। मैंने बोला ना, समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन आपको फॉलो करते हुए चलना है, लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखना है, और जो जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ वैसे वैसे करते जाओ। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री सीरीज है आपके लिए, कोई आपको पेड नहीं देना है। मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर आपको किसी चैप्टर के 1000 क्वेश्चन चाहिए या सारे चैप्टर के 1000 क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं डेफिनेटली आपको लिंक दूंगी, उससे भी आप 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर पाओगे। मैंने खुद बनाया, क्योंकि 1000 क्वेश्चन अगर आप एक चैप्टर के कर लिए ना तो किसी में भी ताकत नहीं है कि आप लोगों को रोक ले सिलेक्शन होने से, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तैयार है आप लोग? बिल्कुल रेडी हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ? अब बिल्कुल अपने अंदर से, अपने बाहर से सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो। एक कॉपी लो साफ सुथरी, एक पेन लो, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज किया करो। ठीक है, मैं बोलती हूँ कई सारे बच्चे होते हैं एक ही पेन से लिखते चले जाते हैं, लेकिन आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करो। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखो, या फिर कोई फॉर्मूला बताती हो तो उस बॉक्स को भी आप ब्लैक पेन से कवर अप किया करो। ठीक है, और बाकी जो आपकी थ्योरी मैंने कोई करा दी या फिर कोई फॉर्मूला लिखवा दिया तो वो आप ब्लू पेन से लिखो। और अगर बाई चांस नहीं है, सिर्फ एक ही पेन है, तो कोई बात नहीं, आप एक ही पेन से करिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं जाता एग्जाम में, सिर्फ हमारा ब्रेन हमारे साथ में जाता है एग्जाम में, है ना। तो चले स्टार्ट करें। रेडी आप लोग मोल कॉन्सेप्ट को फोड़ने के लिए, मोल कॉन्सेप्ट को उड़ाने के लिए? क्योंकि एग्जामिनर तो बोलेगा ये बच्चा फंसे, लेकिन आप ही बता देना कि आप किससे पढ़े हो, है ना। चलें स्टार्ट करें। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा रहने वाला है लेक्चर 5। लेक्चर 5 में हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। चलिए अपनी कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट। आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर मेरी वॉइस थोड़ी मिसरप्ट हो रही हो, अगर आपको बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने फिर से बोला, मैं रट्टू तोते की तरह कभी भी रटवाती नहीं हूँ आप लोगों को। अब तक रटते हुए आए हो तभी तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आई है, तभी तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, मैं रटवाती नहीं हूँ। चलिए सुनिए, मान लो आप जाते हो, अब कहानी की तरह सुनना एक, ठीक है, ताकि ब्रेन में सेट कर सकूं क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, क्यों पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आप शॉपकीपर के पास गए, आप केले वाले भैया के पास गए और आपने बोला भैया हमें 1 डजन केला दे दो। आपने क्या बोला? भैया हमें 1 डजन केला दे दो। तो
दुकानदार आपको कितने केले देगा? 12 केले देगा। कितने केले देगा? 12 केले देगा, है ना। अब आप गए पेन लेने। पेन तो सबको ही पसंद होते हैं ना, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छे अच्छे कलर वाले पेन बहुत पसंद होते हैं। आप पेन वाले की दुकान पर गए और आपने बोला भैया हमें 1 डजन पेन दे दो। तो उसने क्या बोला आपको? 12 पेन दे दिए। आपने जब उससे बोला कि भैया हमें 1 डजन पेन दे दो, क्या बोला आपने? 1 डजन पेन दे दो। तो उस भैया ने क्या करा? आपको 12 पेन दे दिए। कितने पेन दे दिए? 12 पेन दे दिए। मतलब यहाँ 1 डजन का मतलब होता है 12 से। क्या होता है? 1 डजन का मतलब होता है 12 से। वैसे ही बच्चे केमिस्ट्री के अंदर होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? केमिस्ट्री के अंदर होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री के अंदर होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बच्चे जो साइज होता है ना, वो बहुत कम होता है। इसको हम इजीली लैंग्वेज में, आम भाषा में इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इनको मेजर करने के लिए बच्चे किसको? एटम एंड मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है। इनकी गिनती करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसकी गिनती करने के लिए हम यूज करते हैं मोल का। किसका यूज करते हैं? मोल का। आज तक पढ़ते आए हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल मोल मोल, लेकिन यही नहीं पता था कि आखिर मोल का यूज ही क्यों होता है। तो मोल का यूज कब करते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री के अंदर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, उनकी गिनती करना पॉसिबल नहीं होता आम भाषा में। इसलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की गिनती के लिए हम यूज करते हैं मोल का। किसका यूज करते हैं? मोल का यूज करते हैं। चलिए, हमें पता पड़ गया कि हम मोल का क्यों यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था 1 डजन का मतलब होता है 12, है ना। हम उसकी गिनती कर रहे थे, बनाना की गिनती कर रहे थे, हम पेन की गिनती कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो हम क्या पढ़ने आए हैं? केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं। और केमिस्ट्री के अंदर मोल यूज होना बहुत ही इजी वे में यूज होता है। मोल हर जगह यूज होता है। तो मोल क्यों यूज करते हैं? जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की गिनती करते हैं तब हम मोल का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मोल का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बच्चे अभी बताया मैंने, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है। और एटम और मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा होने की वजह से हम उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं आम भाषा में। इसलिए एटम और मॉलिक्यूल्स की गिनती करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है मैडम, आपने मोल तो बता दिया कि हम एटम और मॉलिक्यूल्स की गिनती करने के लिए मोल का यूज करते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि एक मोल के अंदर कितना होता है, कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि 1 डजन के अंदर 12 की गिनती होती है। 1 डजन कुछ भी बोलोगे, 1 डजन पेन बोलो, 1 डजन केले बोलो, 1 डजन एप्पल बोलो, 1 डजन मार्कर बोलो, 1 डजन मोबाइल बोलो, 1 डजन लैपटॉप बोलो, बिल्कुल 1 डजन मतलब 12 लैपटॉप। तो 1 डजन का मतलब आपको वो 12 चीज दे देगा। लेकिन हमें एटम और मॉलिक्यूल को जब मेजर करना होता है ना, तो वहां पर हम मोल का यूज करते हैं। तो 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर एटम्स है तो ये मोल एटम्स के होंगे, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये एटम्स मॉलिक्यूल्स के होंगे। ठीक है, क्या बोला? जैसे कि 1 डजन का मतलब होता है 12, 1 डजन का मतलब होता है 12, वैसे 1 मोल का मतलब होता है 6.02 into 10⁻23 एटम्स। अगर आप एटम्स की बात कर रहे हो, अभी बताऊंगी, चिंता नहीं करो, सब बताऊंगी कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं। तो 1 मोल का मतलब होता है 6.02 into 10⁻23 एटम्स। अगर हम एटम्स पढ़ रहे हैं तो मोल किसके आएंगे? एटम्स के आएंगे। अगर मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो मोल किसके आएंगे? मॉलिक्यूल के आएंगे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मोल का यूज क्यों करते हैं।
बाकी चीजों को क्यों नहीं यूज करते? अरे मैम अब तो बता दो कि कोई बोलेगा ना कि भाई केमिस्ट्री में तो उतना मोल मोल क्यों करता है, रैप बना लो इसमें कि भाई केमिस्ट्री के अंदर तो इतना मोल मोल क्यों करता है, क्यों करता है तू मोल मोल? इसलिए करता हूँ क्योंकि एटम एंड मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, उनको गिनती करना, उनकी इजीली गिनती करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एटम और मॉलिक्यूल्स की गिनती करने के लिए मेरे को मोल की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई मोल की कि मोल क्या होता है। और बच्चों जो ये 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है, ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और इसको बच्चे हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बता दो कि मोल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, उनकी गिनती करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। और एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.02 × 10⁻23 एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स के मोल होंगे, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के मोल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो डिजिट होती है इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इस एवोगैड्रो नंबर को बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई मन में डाउट, कोई संशय? बता दो फटाफट से। कोई भी डाउट आ रहा है तो बता दो, रफ कर लो, ये नोट कर लिया, करो फटाफट नोट, कॉपी में हेडिंग डालो, ये भी लिखो, एग्जाम्पल भी लिखना, एग्जाम्पल जो बोल रही हो और हो सके तो उसको जल्दी जल्दी लिख भी सकते हो, ताकि आप जब रिवाइज करो, वैसे मैं कराऊंगी लेकिन जब भी आप रिवाइज करो तो माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि एक डजन का मतलब होता है 12, वैसे एक मोल का मतलब होता है 6.02 × 10⁻23 एटम्स, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर एंड Na। मोल क्यों, मोल का ही क्यों यूज करा अभी बताया, अभी बताया। ठीक है, चलिए लिख लिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलिए। ये तो बात हो गई मोल की, लेकिन मेरे साथ कई प्यारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं कहीं के लिए मैं बताऊंगी ना आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सुनो, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो आपके आसपास दीवार होगी, है ना? जो दीवार है आपकी वो कैसे बनी हुई है? किस चीज से बनी हुई है? वो ब्रिक्स से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ईंट से बनी हुई है। मतलब इस पूरे दीवार की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है। मतलब इस पूरे दीवार की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? ब्रिक है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी ह्यूमन बींग्स की जो पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल्स की। मतलब हमारे अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स। क्या है? सेल्स हमारे अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स है। ऐसे ये जो दीवार है, दीवार भी किससे बनी हुई है? ब्रिक से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ब्रिक से बनी हुई है। तो कोई भी चीज हो, मान लो एक मार्कर है, दिखाई दे रहा है मार्कर, मैं एक सेकंड चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं बोलती चली जाती हूँ, आवाज ही नहीं आती, तो मुझे एक सेकंड दो, मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है। या ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, आ जाओ। मैंने अभी बोला कि ये जो दीवार है, ये दीवार जो है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आप बोलोगे मैम ये ईंट है। ये एक एक ईंट से मिलकर बनी हुई है पूरी दीवार, है ना? ये मार्कर है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ छोटा छोटा होगा, कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट तो होगी ना इस मार्कर को बनाने में भी। स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलकर ये मार्कर बना होगा। चलिए याद रखना स्मॉलेस्ट यूनिट। ये हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी है। हमारी जो बॉडी है ये भी सेल से मिलकर बनी है। हमारे अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल्स है। तो किसी भी चीज के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, उसी को बोलते हैं एटम। मतलब ये दीवार है, दीवार के अंदर जो ईंट होती है वो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट।
ये जो दीवार है, ये दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईंट से मिलकर बनी होती है। और ईंट इस दीवार की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर? एटम्स से बोलेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एटम से। मतलब किसी भी चीज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है एटम्स। केमिस्ट्री के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम्स। ये जो पूरी दीवार है किससे बनी है? ब्रिक से बनी है। तो वो एक एक जो ब्रिक है ना, वो क्या है? एटम्स। जैसे कि याद रखो, एटम्स जो होते हैं अलोन होते हैं। जैसे कि अल्फाबेटिकल में बच्चों हम यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल में हम यूज करते हैं लेटर्स को। मान लो सी एक लेटर है, ए एक लेटर्स है और टी एक लेटर्स है। ये खाली जो सी है इसको बोलेंगे एटम, ये खाली जो ए है इसको बोलेंगे एटम, ये जो खाली जो टी है इसको बोलेंगे एटम। लेकिन जब ये सी प्लस ए प्लस टी हो जाएगा तो ये बन गया कैट, और जब ये कैट बन गया तो ये हो गया मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, इसलिए ये बन गया मॉलिक्यूल। क्या बन गया? मॉलिक्यूल। तो अगर खाली सी है तो ये है एटम, अगर खाली ए है तो ये भी है एटम, अगर खाली टी है तो ये भी है एटम। लेकिन जब ये सी ए टी पूरे तीनों जने मिल गए तो क्या बन गया? कैट बन गया। और जब कैट बन गया तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। फिर से सुनो, खाली सी ये क्या है? एक एटम है। खाली ई ये क्या है? एक एटम है। खाली टी ये क्या है? एक एटम है। ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है। जो हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कैट। कैट माने बिल्ली। कैट बन जाएगा। तो ये कैट जो बना है ना, जब ये खाली अलग अलग था, जब ये खाली अलग अलग था तो ये क्या था? एटम था। ये क्या था? एटम था। लेकिन जब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर खाली सी, खाली ए, खाली टी आपस में मिल गया तो ये क्या बन गया? कैट बन गया। और जब ये कैट बन गया तो ये जो कैट है इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। कंक्लूजन क्या निकला? जब एक से ज्यादा एटम आपस में दोस्ती कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि सी, ए और टी, इन तीनों ने आपस में दोस्ती कर ली तो बन गया एक वर्ड कैट, और कैट बनने से वो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। खाली सी तो एक एटम है, खाली ए तो एक एटम है, खाली टी तो एक एटम है, लेकिन सी, ए, टी जब तीनों आपस में दोस्ती हो गई तो वो क्या बन गए? मॉलिक्यूल बन गए। तो एटम क्या होता है? किसी भी केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं एटम, और जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? अब भूलोगे? नहीं भूलोगे, गारंटी है नहीं भूलोगे। मान लो डॉग बोला है, डॉग बोला है, खाली डी एटम है, खाली ओ एटम है, खाली जी एटम है, लेकिन जब ये तीनों मिल गया तो क्या बन गया? डॉग बन गया। और अगर डॉग बन गया तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया केमिस्ट्री के अंदर। मतलब खाली स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं एटम, उसको बोलते हैं एटम। और जब ये दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं जी? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं जी? मॉलिक्यूल। समझ में आ गया कि एटम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? अब तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अब मुझे बताओ कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आए कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? गर्मी बहुत हो रही है इसलिए स्वेटिंग हो रही है, कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी मंजूर है, ठीक है। आप बस पढ़ाई करो मन लगाकर। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब बात करते हैं आयंस की। मैम आयंस क्या होते हैं? मैम आपने बता दिया एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लेकिन मैम आपने बताया ही नहीं आयंस क्या होते हैं। देखिए कोई भी हो, केमिस्ट्री की
बात छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री की बात तो आएंगे केमिस्ट्री पर। कोई भी हो, हम ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? हम चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना। हम स्टेबल हो जाए, हम फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, तभी तो हम बोलते हैं मैं बस स्टेबल होना चाहती हूँ, मैं बस स्टेबल होना चाहती हूँ। हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो मज़ेदार बात ये है, केमिस्ट्री के अंदर भी क्या होता है, कोई भी एटम हो ना, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और केमिस्ट्री के अंदर जब एटम अपने आप को स्टेबल करता है ना, अब आप बोलोगे मैम हम तो चलो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, हमारी नज़र में ये स्टेबिलिटी है, हमने अच्छा घर ले लिया, हमारे अंदर ये स्टेबिलिटी है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कैसे स्टेबल होंगे? बहुत सारे क्वेश्चन आएगा ना कि केमिस्ट्री के अंदर एटम कैसे स्टेबल होगा। सुनिए, आयंस क्या होते हैं पहले तो ये समझिए। केमिस्ट्री के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। वो अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं? अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं? कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करता है या तो इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को देकर। केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का लेना और देने से इस एटम पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और इस चार्ज को आने को ही हम बोलते हैं आयंस। इस चार्ज के आ जाने को ही हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, और उस चार्ज के आ जाने से ही उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अब तो पता पड़ जाएगा। और एटम्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं एटम। तो क्या मतलब है, एटम क्या था, किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं एटम्स। जब एटम इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। उस इस चार्ज के आ जाने से उसी को हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। समझ में हो गया कि एटम्स किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं और आयंस किसको बोलते हैं। अब आप कभी भी अपनी लाइफ में एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स नहीं भूलोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम है, सोडियम है, कोई बताएगा सोडियम किस ग्रुप का मेंबर है? मैं सारी खबर, मुझसे ऐसे उम्मीद मत रखना कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो मैं बस फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। नहीं 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 नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक की पूछ लूंगी क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी तो फिजिकल की पूछ लूंगी, ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी तो इनऑर्गेनिक की पूछ लूंगी। मुझसे ये उम्मीद करके बिल्कुल मत चलना कि मैं अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ फिजिकल के क्वेश्चन पूछूंगी। नहीं, मेरे को पूरे नंबर दिलवाने हैं आपको, मैं सारा रिवाइज कराती हुई चलूंगी। सोडियम किस ग्रुप का मेंबर है, किस ग्रुप का मेंबर है सोडियम? फर्स्ट ए ग्रुप का। किसका मेंबर है? फर्स्ट ए ग्रुप का, एस ब्लॉक के अंदर आता है। कोई बताएगा एस ब्लॉक के अंदर ही क्यों आता है? ये हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन कोई बताएगा एस ब्लॉक के अंदर ही क्यों रखा गया? इसको सोडियम को एस ब्लॉक के अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है। अभी सब शेल क्या होती है उसको आगे नहीं बढ़ते, अभी समझो जो हम पढ़ रहे हैं। सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन का लूज करा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना बच्चे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है। सुनो, जब इलेक्ट्रॉन को किसी को देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि हमारे पास कमी हो गई है इलेक्ट्रॉन की, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज आ जाने का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की भरपूरता हो गई है। क्लियर है? तो यहाँ सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यही हमारे क्या बन गए, आयन बन गए। लेकिन जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, Na+ एंड Cl- को जो हमने आपस में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया NaCl, और ये बन गया एक स्टेबल कंपाउंड। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि कोई भी एटम जो होता है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन का देन
देन करके, इलेक्ट्रॉन को देने या लेन देन से ही उस पर चार्ज आता है और उसके चार्ज आ जाने से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। क्या बन गया? सॉल्ट बन गया जी, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। क्लियर हो गया? एटम क्लियर हो गया, आइंस क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया, मोल्स क्लियर हो गया, एवोगैड्रो क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ूं मैं। कोई डाउट है? है कोई डाउट? आगे बढ़ूं? चलिए, यहां तो हम पढ़ रहे थे बेसिक, अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का असली हीरो। देखो बच्चों, मूल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, मूल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बस 3 फॉर्मूले बताऊंगी। कितने फॉर्मूले बताऊंगी? 3 फॉर्मूले के अंदर पूरी मूल कॉन्सेप्ट को हिलाकर रख दूंगी। मूल कॉन्सेप्ट के सिर्फ 3 फॉर्मूले बताऊंगी और इन 3 फॉर्मूले से आप पूरी मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हिलाकर रख दोगे। तो ध्यान से समझना कौन कौन से वो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला होता है मोल का, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर वेट दिया हो या वेट पूछा हो तो आप मोल का फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या लगाओगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम कहाँ एटॉमिक वेट लगाएं, कहाँ मॉलिक्यूल वेट लगाएं। अगर एटम दिया है तो एटॉमिक वेट लगाओगे और अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट लगाओगे। ये होता है मोल का फर्स्ट फॉर्मूला। जब आपको वेट दिया हो या वेट आपको पूछा हो तो आप मोल का फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हो। सेकेंड फॉर्मूला होता है मोल का, जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा हो या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो। अब पार्टिकल के अंदर क्या आता है? पार्टिकल के अंदर आता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, कुछ भी आ सकता है। पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और आयंस भी आ सकते हैं। जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल का हम डिवाइड कर देते हैं Na से, किससे डिवाइड कर देते हैं? Na से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला है, जब आपको वेट दिया हो या वेट पूछा हो तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, पूछा हो तो मोल का सेकंड फॉर्मूला लगाओगे। ये मोल का फर्स्ट फॉर्मूला है और ये मोल का सेकंड फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूले हैं जिससे आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को अपने सर पे उठाकर ना नचा दोगे। इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन सा? अगर आपको वेट दिया हो या पूछा हो तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा हो या दिया हो तो मोल का सेकंड फॉर्मूला लगाओगे। अब वो थर्ड फॉर्मूला कौन सा है? ये नोट करो इन दोनों चीजों को, जल्दी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना इस पर। मैंने अभी बोला ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं कि कहीं भी अगर मोल का कॉन्सेप्ट आएगा ना, कहीं भी मोल का क्वेश्चन आएगा ना, ये तीनों फॉर्मूले हिलाकर रख देंगे पूरी केमिस्ट्री को। इतना जोरदार फॉर्मूले हैं ये। मोल का पहला फॉर्मूला, जब वेट दिया हो, वेट पूछा हो तो मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट का डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा हो तो आप Na क्या था? एवोगैड्रो नंबर था। एवोगैड्रो नंबर कितना था? 6.02 × 10⁻23। यही था ना। अगर एटम दिया है तो एटम आएगा, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल आएगा, अगर आयन दिया है तो आयन आएगा। क्लियर है? नोट कर लिए? चलिए अब बात करते हैं मोल के थर्ड फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला हमारा हो गया मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सेकेंड फॉर्मूला हमारा हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या था? एटम था, आयंस था, मॉलिक्यूल्स था। अब बात करते हैं मोल का थर्ड फॉर्मूला। जो मोल का थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इन गैस
वॉल्यूम किसका? गैस का। किस पर? एनटीपी और एसटीपी पर। जब गैस का वॉल्यूम दिया हो, कभी कभी लिक्विड दे देता है और ये वाले क्वेश्चन निकालने को बोलेगा, गलत हो जाएगा। बताऊंगी जब लिक्विड दिया है तो कैसे इस फॉर्मूले को लगाओगे, सब बताऊंगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ध्यान से समझना। मोल का थर्ड फॉर्मूला होता है जब वॉल्यूम हो गैस का, किस पर? एनटीपी और एसटीपी पर। ये एनटीपी और एसटीपी क्या होता है बताऊंगी, रुको। जब वॉल्यूम दिया हो गैस का एनटीपी और एसटीपी पर, तो डिवाइड कर देना 22.4 से, तो आपके मोल निकल आएंगे। ये मोल का थर्ड फॉर्मूला है। ये मोल का थर्ड फॉर्मूला है जब आपको गैस का वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम पूछा हो, तो आप मोल का थर्ड फॉर्मूला लगाओगे। और कब दिया हो? जब एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी क्या होती है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। पहले ये फॉर्मूला नोट करो, फिर बताती हूँ एनटीपी और एसटीपी क्या होता है। नोट करो फटाफट। तब क्या थोड़ा वाटर ले लेती हूँ, ठीक है? आप नोट करो। नोट कर लिया? हाँ भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? बताइए फटाफट से। कर लिया नोट? मैं साइड हट जाऊं? ये लो भाई, हट गई साइड। कर लो, नोट कर लो। चलिए, अब ये एनटीपी और एसटीपी क्या होता है इसको समझते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई भी कैसा डाउट? क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है? ब्रेन में सेट होता जा रहा है? ब्रेन में फिक्स होता जा रहा है? ब्रेन की सेल्स तक चला गया है? ब्रेन की सेल्स तक जा पाया कि नहीं जा पाया कॉन्सेप्ट? अगर जा पाया तो कमेंट में बता देना कि मैम ब्रेन की सेल को भी क्रॉस कर गया है। ठीक है, चलो देखो बच्चे, जब हम गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करना होता है। उस टेम्परेचर एंड प्रेशर को फिक्स करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, उसी के लिए यूज करते हैं हम एनटीपी और एसटीपी का। उसी के लिए हम यूज करते हैं एनटीपी और एसटीपी का। जहां पर एनटीपी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एसटीपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एनटीपी पर, मैंने अभी बोला एनटीपी और एसटीपी का क्यों यूज करते थे? जब आपको वॉल्यूम बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, जब गैस की वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करना होता है। उसी के लिए हम यूज करते हैं एनटीपी और एसटीपी का। एनटीपी पर टेम्परेचर जो होता है वो लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर लेते हैं वो लेते हैं हम 1 एटीएम। प्रेशर जो लेते हैं वो लेते हैं एटीएम के अंदर, और वो होता है 1 एटीएम। जब एसटीपी होता है तो एसटीपी में हम टेम्परेचर लेते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो हम लेते हैं वो लेते हैं 1 बार। क्या लेते हैं? 1 बार। मतलब जो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन दी होगी, एनटीपी और एसटीपी क्वेश्चन के अंदर बोला होगा, तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करना होगा। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करेंगे तो वह टेम्परेचर हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस कब? जब एनटीपी दी होगी। और प्रेशर कब लेंगे? जब एटीएम में दिया होगा, तब एनटीपी का यूज करेंगे। अगर एसटीपी दिया है तो टेम्परेचर हम लेंगे 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेंगे 1 बार। ये होती है एनटीपी और एसटीपी की कंडीशन।
ठीक है। अगर आपको एनटीपी दिया है तो वहाँ टेम्परेचर आप लोगे 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपको प्रेशर दिया है मतलब एनटीपी दी है तो वहाँ टेम्परेचर यूज करोगे 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर यूज करोगे 1 एटीएम। अगर आप एसटीपी दिया है तो वहाँ टेम्परेचर यूज करोगे 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर यूज करोगे 1 बार। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया क्यों एनटीपी और एसटीपी का यूज करते हैं, कब एनटीपी में कितना टेम्परेचर प्रेशर लेंगे और एसटीपी पर कितना टेम्परेचर प्रेशर लेंगे। नोट डाउन करिए फटाफट से, जल्दी नोट डाउन करिए, क्वेश्चन भी करने हैं अभी आगे। चलिए आप पॉज करके भी बच्चों नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी, अब थोड़ा कन्वर्जन सीख लेते हैं। देखो एटीएम और बार दिया होता है ना, कभी कभी कन्वर्जन की बात आ जाती है, तो याद रखना 1 एटीएम का मतलब होता है 1 एटीएम का मतलब होता है 1.01325 बार, और 1 एटीएम के अंदर होता है 1.01325 इंटू 10 पावर कितना कितना बताऊं, पास्कल, या फिर इसको पास्कल को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब 1 एटीएम का मतलब होता है 1.0325 बार, या फिर 1 एटीएम का मतलब ये भी होता है जब पास्कल में कन्वर्ट करते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटीएम का मतलब ये भी होता है 760 mm ऑफ Hg। इस mm ऑफ Hg को हम टॉर भी बोलते हैं। बच्चे जब हम मरकरी को कॉलम्स में नापते हैं ना, तो इसी mm ऑफ Hg का यूज करते हैं। तो 1 एटीएम के अंदर कितनी mm ऑफ Hg होती है? 760। और कितना सेंटीमीटर में लोगे? अगर मान लो सेंटीमीटर में उसने बोला है तो आप बोलोगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये आपके कन्वर्जन क्वेश्चन सॉल्व में मदद करेगा कि 1 एटीएम का मतलब होता है 1.01325 बार, 1 एटीएम भी बराबर होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 1 एटीएम का मतलब ये होता है 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg को हम टॉर बोलते हैं। जब मरकरी को कॉलम में नापते हैं तो वहां mm ऑफ Hg का यूज करते हैं, या फिर 1 एटीएम का मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी होता है। अभी केमिस्ट्री का धोखा बताने वाली हूँ, नोट डाउन कर लो, करो नोट डाउन फटाफट। चलिए अब बताती हूँ केमिस्ट्री का धोखा। क्या? अब बताती हूँ केमिस्ट्री का धोखा। आप बोलोगे क्या मैम केमिस्ट्री भी धोखा करती है? बाकी लोग तो धोखा करते ही करते हैं, केमिस्ट्री भी धोखा करने लगी। बिल्कुल, केमिस्ट्री भी धोखा करती है कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर। मैंने भी आपको मोल के 3 फॉर्मूले बताए थे, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आएगा। साइड में कर दूँ, इधर कर दूँ? चलो सुनो, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। पहला मैंने मोल का फॉर्मूला बताया था, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। ये मोल का फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड मैंने मोल का फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। ये मोल का सेकंड फॉर्मूला था। थर्ड फॉर्मूला मैंने मोल का बताया था वॉल्यूम इन गैस, कब? एनटीपी और एसटीपी पर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ml में दिया है तो 22,400 से कर दो जब ml में दिया हो। ये हमारे मोल के 3 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, और तीसरा फॉर्मूला ये रहा। लेकिन केमिस्ट्री क्या धोखा करती है, कभी कभी आपको नोट डाउन करो, नोट पॉइंट लिखो। इसको कितने का नोट है? 500 का नोट है ये। चलो नोट पॉइंट में पहला लिखो, जब आपको ग्राम एटम दिया हो, क्या दिया हो? ग्राम एटम दिया हो, या ग्राम मॉलिक्यूल दिया हो, या ग्राम आइंस दिया हो। फटाफट से भी आप क्या बोलोगे? अरे यार वेट दिया हुआ है,
वेट दिया हुआ है, मोल का पहला फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा मोल। वहां पर मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर उसने कि 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो आप क्या करोगे, फटाफट से ग्राम देखोगे, वेट देखोगे, अरे मैडम ने बताया था पहला फॉर्मूला, लेकिन मैडम ने और कॉन्सेप्ट भी तो बताया था। सुनो, 12 ग्राम एटम जब पास दिया है ना, तो इसका मतलब होता है मोल। यहाँ पर जो 12 दिया है वो मोल दिया हुआ है, याद रखना। जब ग्राम और एटम या ग्राम और मॉलिक्यूल या ग्राम और आइंस जब साथ साथ दिए होते हैं तो वो वेट नहीं, वो मोल होता है, वो वेट नहीं, वो मोल होता है। तो जब ग्राम और एटम, इसको दोबारा ही लिख दे रही हूं, जब ग्राम और एटम साथ साथ दिए हो, जब ग्राम और मॉलिक्यूल साथ साथ दिए हो, और जब ग्राम और आइंस साथ साथ दिए हो, तो इसका मतलब मोल ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? मोल ही होता है इसका मतलब। अगर वो बोलता, अभी समझाऊंगी कैसे, खाली ग्राम एटम दिया है तब भी मोल, खाली वो ग्राम मॉलिक्यूल दिया है तब भी मोल, खाली ग्राम आइंस दिया है, इसका मतलब मोल होता है। इसका मतलब जब ग्राम या फिर एटम, ग्राम या फिर मॉलिक्यूल, ग्राम या फिर आइंस जब साथ साथ आपस में चिपके होते हैं तो उसको हम मोल ही बोलते हैं। आगे आप फंस जाते ना, फंस जाते कि नहीं फंस जाते, सच बता दो मुझे, ईमानदारी से बता दो मुझे, फंसते कि नहीं फंसते? मान लो उसने बोल दिया आपको 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कैसे सॉल्व करते? 12 वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, 1 मोल आ गया, क्वेश्चन गलत हो जाता। भाई उसने जो 12 ग्राम एटम बोला है ना, जो उसने 12 ग्राम एटम बोला है वह मोल ही तो है, मतलब यार 12 मोल होगा। सुनो फिर से सुनो, समझ में आ गया कि जब ग्राम एटम साथ दिया हो, जब ग्राम मॉलिक्यूल साथ साथ दिया हो, जब ग्राम आइंस साथ साथ दिया हो, तो उसका मतलब क्या होता है? मोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लिखा है 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, और आपके पास लिखा है 12, आपके पास क्या लिखा है? 12 ग्राम, ध्यान से समझना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। इन दोनों के मतलब अलग है, दोनों का मतलब अलग है, क्वेश्चन गलती करा देगा। मैंने अभी बोला अगर ग्राम एटम साथ साथ दिया है तो इसका मतलब होता है मोल, मतलब ये क्या दिए हैं? मोल दिए हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12 मोल आ जाएगा। यहाँ पर मोल का फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ 12 ग्राम एटम का मतलब ही मोल है, इसलिए 12 ग्राम एटम, ग्राम एटम मतलब मोल, मतलब ये मोल दिए हुए, मतलब 12 मोल दिए हुए हैं। लेकिन उसने बोला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। अब आप मोल का फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जहां पर आपको वेट दिया है 12 और कार्बन का जो एटॉमिक वेट है, क्योंकि यहाँ एटम है तो यहाँ एटॉमिक वेट लेंगे, वो है 12, तो कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। गलती कर देते कि नहीं कर देते? अगर ग्राम एटम साथ में दिया है, अगर ग्राम मोल साथ में दिया है, अगर ग्राम मॉलिक्यूल साथ में दिया है, तो उसका मतलब मोल होता है, वो वेट नहीं होता है। अगर ग्राम एटम दिया हो, ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हो, ग्राम आइंस दिया हो, इन सब का मतलब मोल होता है। याद रखना, गलती मत कर देना, फंसा देगा क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, इतना नोट करो, ये बताती हूँ कितना नोट करना, इतना नोट करो। 12 ग्राम ऑफ एटम कार्बन का मतलब 12 मोल, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम दिया है तो मोल का पहला फॉर्मूला लगाओगे, उसको सॉल्व करोगे। लिखो, फिर क्वेश्चन कराती हूँ, बस एक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर बाकी कल कराऊंगी। लिखो फटाफट से, लिखो फटाफट से। ये हम नोट पॉइंट में लिख रहे थे, है ना? अब सेकंड नोट पॉइंट क्या है सुनिए। सेकंड नोट पॉइंट है एटॉमिसिटी। क्या?
अभी एटॉमिसिटी क्या होती है बताओ मुझे, कोई बताएगा? कोई बताएगा मुझे? एटॉमिसिटी में का मतलब सुनो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं बताती हूँ। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, बहुत सारी फैमिलीज, किसी फैमिलीज में 2 मेंबर्स होते हैं, किसी फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, किसी फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं। तो ये जो मेंबर्स है ना, ये एटम्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, मतलब हमारी एक फैमिली है, हमारी एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं, तो जो मेरी एक फैमिली है वो मॉलिक्यूल है, और जो 4 मेंबर है ना वो एटम है। क्लियर हो गया? मान लो एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल को बनाने में जितने एटम की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो मेंबर्स हो गए एटम्स एंड फैमिली हो गई मॉलिक्यूल्स। मतलब एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, क्या, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल एटॉमिसिटी निकालते कैसे हैं? एटॉमिसिटी आप समझ में आ गई क्या होती है? किसी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने एटम की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स, इनटू एटम्स, एटम्स का नंबर। एटॉमिसिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और जितने एटम दिए हो उनका मल्टीप्लाई कर दो, आपकी एटॉमिसिटी आ जाएगी। ये आपका सेकेंड नोट पॉइंट है। क्लियर है? चलिए अब फटाफट से एक मजेदार क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें 4 कॉन्सेप्ट लगेंगे। कराऊं? रेडी हो आप लोग? रेडी हैं आप लोग? बताइए फटाफट से। मजेदार क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए। कराऊं? चलिए स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 1, पता नहीं कितने 200 क्वेश्चन तक जाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है आपके पास 7 ग्राम ऑफ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 7 ग्राम ऑफ N2 गैस एट STP। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 7 ग्राम ऑफ N2 गैस एट STP। आपसे पूछा क्या है? मोल निकालो। क्या पूछा है? मोल निकालो। किसके? नाइट्रोजन के। मॉलिक्यूल्स निकालो। किसके निकालोगे? नाइट्रोजन के। किसके निकालोगे? नाइट्रोजन के। मॉलिक्यूल्स निकालो नाइट्रोजन गैस के, ठीक है। वॉल्यूम निकालो नाइट्रोजन गैस का। क्लियर है? 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास में। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आप निकालो, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वेट। मैंने जब भी बोला था वेट दिया हो, पूछा हो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मोल का पहला फॉर्मूला लगाओगे। ये रफ कर दूं? क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं रफ कर रही हूं। करो फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया? चलो, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है नाइट्रोजन के मोल। क्या पूछा है? नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं। जब भी आपको वेट दिया हो या वेट पूछा हो तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट दिया हुआ है? 7 ग्राम में दिया हुआ है तो 7। N2 दिया हुआ है, N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। कितना आ जाएगा? 1/4 मोल आ जाएगा। ये आ गए आपके मोल। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा था मॉलिक्यूल्स का नंबर 7 ग्राम। मैंने बोला जब भी आपको पार्टिकल का नंबर पूछा हो, दिया हो, क्या निकालोगे? सेकेंड फॉर्मूला लगाओगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं और एटम्स भी आते हैं। डिवाइड कर दो Na से। तो हमें निकालना क्या है? हमें तो पार्टिकल निकालने हैं। मोल दिए हुए हैं, मोल कितने आए हैं? 1/4
505 into 10 to power 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने वॉल्यूम पूछा था। क्या पूछा था उसने थर्ड क्वेश्चन के अंदर? वॉल्यूम पूछा था। थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे पूछा था वॉल्यूम। वॉल्यूम जब भी पूछा हो या दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे मोल का? अरे मैडम आपने ही तो बताया था जब भी वॉल्यूम दिया हो या पूछा हो तो आप मोल का थर्ड फॉर्मूला लगाओगे। और मोल का थर्ड फॉर्मूला कब लगता है? जब गैस दिया हो और किस पर दिया हो? एसटीपी पर दिया हो। और किससे डिवाइड करते हो? 22.4 से डिवाइड करते हो। मोल हमारे पास दिए हुए अभी निकाले हैं मोल 1/4। वॉल्यूम निकालना है 22.4 का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आएगा? 5.6 लीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। मोल भी निकाल लिया, मॉलिक्यूल भी निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने समझा मोल का यूज क्यों करते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। मोल के हमें तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करवाए, मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है। पहला फॉर्मूला क्या था? जब आपको वेट दिया हो या पूछा हो तो मोल का पहला फॉर्मूला लगाओगे। जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो या पूछा हो तो सेकंड फॉर्मूला लगाओगे। जब आपको वॉल्यूम पूछा हो या दिया हो तो मोल का थर्ड फॉर्मूला लगाओगे। 22.4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आज इतना था आपकी क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मेरी बात ध्यान से समझ लो। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये पूरी केमिस्ट्री को हिला कर रख देंगे। बार बार ये बात को रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कवर कर लूँगी। ठीक है, तो जो बच्चे पेड नहीं ले पा रहे हो तो मेरी बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, बिल्कुल लेक्चर वाइज पढ़ा रही हूँ, कोई वन शॉट नहीं करा रही, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री की बिल्कुल जो बेस से बिल्कुल जानता नहीं है ना बच्चा कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे, केमिस्ट्री होती क्या है, आज तक केमिस्ट्री का नाम ही नहीं सुना, तब भी आ जाओ मेरे चैनल पर। केमिस्ट्री से पूरा हीरो बना दूंगी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो समझ में आया? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई? ब्रेन में फिक्स हो गया? ब्रेन की सेल्स तक एंटर कर गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ज़रूर सक्सेस होगे। ठीक है, तो आज मैंने जो 3 फॉर्मूले कराए हैं, कोई भी रेफरेंस बुक हो आपके पास में, जाओ उससे क्वेश्चन लगाओ उस टाइप के। मोल निकालना, मॉलिक्यूल निकालना, वॉल्यूम निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ एटोमिसिटी निकालना, जाओ लगा के आओ। अगर कोई डाउट आ जाए ना तो आके बता देना, एक भी डाउट नहीं आने दूंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल के लिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।